नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स को लेके है। ये वो हेलीकॉप्टर्स है जिनको हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जैसे टॉप लीडर्स को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे टोटल 12 हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए पहले ऑगुस्टा वेस्टलैंड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को 2013 में साइन किया गया था, लेकिन उसको 2014 में करप्शन की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद लियोनार्डो या ऑगुस्टा वेस्टलैंड की तरफ से जिन 3 हेलीकॉप्टर्स को भारत को डिलीवर किया गया था, उनको इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था और उसको ऐसे रखा गया था। अभी रिसेंटली जब पिछले साल ऑगुस्टा वेस्टलैंड को बैन लिस्ट से हटाया गया था, तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि जो डील किया गया था उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके बाद जो सारा अमाउंट था उसको वापस भारत को लौटा दिया जाएगा और जो 3 हेलीकॉप्टर्स को भारत को डिलीवर किया गया था उनको भारत कंपनी को वापस कर देगी। लेकिन इसके बाद फिर से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए कोशिश किया जा रहा है। इसमें अभी यूनाइटेड स्टेट की सिक्रोस्की की तरफ से भारत को अपनी S-92 हेलीकॉप्टर्स की एक हेवीली मॉडिफाइड वेरिएंट को ऑफर करने की बात की गई है। उनका यह कहना है कि जैसे ही भारत की तरफ से इस टेंडर को दोबारा फ्लोट किया जाएगा, वो अपनी S-92 हेलीकॉप्टर्स को वीवीआईपी रोल में मॉडिफाई करके भारत को ऑफर करने वाले हैं। अभी के लिए 2013 से ही सिक्रोस्की की तरफ से टाटा के साथ टाई अप करके इन हेलीकॉप्टर्स की जो कैबिन सेक्शन है उसको भारत में ही बनाया जा रहा है और उसके बाद इनको यूनाइटेड स्टेट में अपनी फाइनल असेंबली लाइन में भेजा जाता है। लेकिन अभी जिन हेलीकॉप्टर्स को भारत को डिलीवर किया जाएगा उन सभी की कैबिन सेक्शन को भी भारत में बनाने की बात की गई है। सिक्रोस्की का यह भी कहना है कि S-92 हेलीकॉप्टर की बात करें तो एक बहुत ही वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर है और 2004 से लेकर आज तक इसकी लगभग 200 से ज़्यादा ऑर्डर किया जा चुका है और अभी इस हेलीकॉप्टर की टोटल फ्लाइंग आवर लगभग 5,30,000 घंटे को भी पार कर चुका है और अभी इसे वीवीआईपी रोल के अलावा सर्च एंड रेस्क्यू, ट्रांसपोर्टेशन और मेडवैक जैसे रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला अपडेट भारत की एमका की तरफ से है। आप सभी जानते हैं कि एमका की डेवलपमेंट अभी हमारे लिए कितना ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि अभी हमारा जो मेन राइवल है वो चाइना है और 2025 के आसपास चाइना के पास करीब 500 से ज़्यादा J-20 मौजूद होने वाले हैं और साथ ही टर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान भी 2030 से 2035 के बीच कान फाइटर जेट को हासिल कर सकता है, जिस वजह से अभी पहले से ही जिस स्पीड में हम एमका को डेवलप कर रहे थे उसमें अभी थोड़ी तेज़ी लाने की कोशिश किया जा रहा है और इसी वजह से अभी इसकी डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी शामिल करने की बात की गई है। अभी बताया जा रहा है कि 2026 तक ही एमका की इनिशियल प्रोटोटाइप को बनाया जाने वाला है और इसके लिए पहले से इसकी स्मॉल स्केल मॉडल को बनाने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अभी एमका की फुल स्केल डेवलपमेंट को शुरू किया जा रहा है और अभी वीएम टेक्नोलॉजी को एमका की 1:1 मॉडल को या स्केल मॉडल को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। इसके अलावा अभी डीआरडीओ की तरफ से भी एमका में इस्तेमाल करने के लिए एक स्पेशल रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल की कोटिंग को भी डेवलप कर लिया गया है, जो कि 90 से 99% तक की रडार वेव को एब्जॉर्ब कर सकता है और इसे सिर्फ एमका में ही नहीं बल्कि हम चाहे तो फ्यूचर में हमारी बाकी किसी भी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनके रडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है और इससे दुश्मन के रडार्स में डिटेक्ट होने के हमारे फाइटर जेट की जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। रिसेंटली इंडियन नेवी की तरफ से स्वावलंब भारत नाम के एक कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे देश भर से अलग अलग कंपनी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी नेवी के लिए डेवलप किए गए अलग अलग टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले कर रहे थे। इसी बीच इसमें टीएसए टेक्नोलॉजी की तरफ से अपनी एक पोर्टेबल आरसीएस मेजरिंग डिवाइस को डिस्प्ले किया गया था। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, क्योंकि इससे इंडियन नेवी की काफ़ी सारे काम काफ़ी आसान होने वाले हैं। आप सब ये भी सोच सकते हैं कि भला इंडियन नेवी को पोर्टेबल आरसीएस या रडार क्रॉस सेक्शन मेजरिंग डिवाइस की जरूरत क्या पड़ सकती है और हम इस चीज़ से किसकी आरसीएस को मेजर करने वाले हैं। तो बात ऐसे कि इन सिस्टम को हमारी वॉरशिप्स की आरसीएस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए जो आरसीएस मेजरिंग प्रोसेस होती है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, जिसमें काफ़ी पैसा और लॉजिस्टिक सिस्टम को इन्वॉल्व करना होता है और इसमें हमारे शिप्स की आरसीएस को मेजर किया जाता है। अब आप सब ये भी सोच सकते हैं कि हमारे खुद की वॉरशिप्स की आरसीएस को हम किस वजह से मेजर करेंगे और इससे हमको क्या फ़ायदा होगा। तो बात ऐसी है कि जब कभी भी दुश्मन की तरफ से हमारी वॉरशिप्स को डिटेक्ट किया जाएगा और कोई गाइडेड मिसाइल को या एंटीशिप मिसाइल को हमारे वेसल पर फायर किया जाएगा, तो उसे इवेड करने के लिए हम सॉफ्ट डिकॉयज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चैप रॉकेट होते हैं जो कि शिप से फायर किया था और ये शिप के ऊपर जाके एक चैप क्लाउड को फॉर्म करता है।
और जब इसको फायर किया जाता है तो ये हमारे वॉरशिप्स की एक्चुअल आरसीएस के जितना ही एक चैप क्लाउड को क्रिएट करता है, जिससे दुश्मन की रडार और मिसाइल की सीकर एक्चुअल शिप का लोकेशन समझकर चैप क्लाउड का पीछा करते हैं और वहीं पर जाके हिट करने की कोशिश करते हैं, और तब तक हमारा जो एक्चुअल शिप होता है वहां से निकल चुका होता है। अब ऐसे कंडीशन में शिप की एक्चुअल आरसीएस को मेजर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिन चैप क्लाउड को या रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है उनको भी एक्यूरेटली शिप की आरसीएस की साइज की एक चैप क्लाउड को क्रिएट करना होता है, और इसी वजह से हम खुद की वॉरशिप्स की आरसीएस को मेजर करते हैं। और अभी टीएससी टेक्नोलॉजी की तरफ से जो पोर्टेबल आरसीएस मेजरिंग डिवाइस को बनाया गया, ये नेवी के लिए अभी काफ़ी काम आने वाला है और काफ़ी हद तक नेवी की लॉजिस्टिक लोड को रिड्यूस करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। रिसेंटली आपको पता होगा कि एयरबस की तरफ से भारत को पहली C-290 एयरक्राफ्ट को हैंडओवर किया गया था, और इसे रिसीव करने के लिए हमारे एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी स्पेन गए हुए थे, जहां पर ऑफिशियली भारत को पहली C-290 एयरक्राफ्ट को हैंडओवर किया गया था। इनिशियली ऐसा लगा था कि इसे भारत को डिलीवर करने के बाद कुछ दिन तक स्पेन में रखा जाएगा, जहां पर इंडियन पायलट्स और क्रू मेंबर्स को इसके साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन अभी पता चला है कि अब इस एयरक्राफ्ट को ऑफिशियली भारत में लाया जा रहा है, जो कि स्पेन से भारत के लिए पहले से अपनी यात्रा को शुरू कर चुकी है। इसी अवसर पर इंडियन एयरफोर्स की चीफ VR चौधरी जी की तरफ से भी बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी सर्विस में इंडियन मेड फाइटर जेट को बहुत ही बड़ी मात्रा में इंडक्ट करने वाला है। सबसे पहले अभी 100 एडिशनल तेजस MK-1A को ऑर्डर किया जाएगा, और इनको खास करके एग्जिस्टिंग MiG-21, MiG-23 और MiG-27 स्क्वाड्रन्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और आज इस बात को ऑफिशियली कंफर्म किया गया। इसके बाद अभी ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 15 सालों के अंदर इंडियन एयरफोर्स में इन सभी 183 तेजस MK-1A और 120 तेजस MK-2 को भी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा, और इसी के साथ ही इंडियन एयरफोर्स में टोटल 223 तेजस को इंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 183 तेजस MK-1 और 40 तेजस MK-1 होने वाले। अगला अपडेट सबमरीन लॉन्च टॉर्पेडो को लेके। आप सभी जानते होंगे कि अभी भारत के पास कोई भी इंडिजिनस मॉडर्न सबमरीन लॉन्च टॉर्पेडो मौजूद नहीं है, और अभी भी हम इसके लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हालांकि रिसेंटली ब्रह्मास्त्र को बेस करके नई सबमरीन लॉन्च टॉर्पेडो को डेवलप करने की कोशिश DRDO कर रहा है, लेकिन इसे अभी तैयार होने में कुछ समय और लगने वाला है। इसी बीच भारत फौज की तरफ से अभी ये बताया जा रहा है कि वो अभी टॉर्पेडो को बनाने की रेस में शामिल होने वाले, और इसके लिए अभी भारत फौज की तरफ से किर्गिस्तान की कंपनी दास्तान कॉर्पोरेशन के साथ एक MOU को साइन किया गया है, जिसके अंदर ये लोग जॉइंटली मॉडर्न टॉर्पेडो को डेवलप करने के साथ साथ एग्जिस्टिंग रशियन ओरिजिन CT-65E और टेस्ट 75 टॉर्पेडो को अपग्रेड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मोस्टली अभी इंडियन नेवी की तरफ से इन्हीं टॉर्पेडो का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं और इनकी होमिंग सिस्टम काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है। तो इसी वजह से 2019 से ही भारत फौज की तरफ से दास्तान कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इन टॉर्पेडो को अपग्रेड करने के लिए एक नई होमिंग सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी डेवलपमेंट की पहली स्टेज अभी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी वो सेकंड स्टेज में एंटर कर सकते हैं, जहां पर इसकी टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा, जिसमें नेवी को ऑफिशियली इन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा अभी भारत फौज की तरफ से इंडिजिनस टॉर्पेडो को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।